बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे आर्मी के सोल्जर्स, मेरे जवानों, मेरे शेरों, मेरे हीरो जो रियल वॉरियर्स के तौर पे और रियल हीरोज के रूप में मैं आपको देखता हूं। ये बात कहना चाहता हूं मुझे आप सब 25 जुलाई वाले एग्जाम की जंग स्टार्ट हो चुकी है। आई नो आपने जम के अभी तक प्रिपरेशन की है, बिल्कुल बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत जज्बे के साथ बेटा आपने रेस क्वालिफाई की, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि CEE दैट आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो 25 को होने वाला है बेटा, उसके लिए आपको जान लगा देनी है। और जान लगाने का मतलब ये कि जबरदस्त MKC आपके लिए लेके आ रहा है अपने YouTube चैनल पे। देश में पहली बार सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे प्लान्ड मॉडल पेपर, और स्पेशली हर एग्जाम के लिए अलग अलग देंगे बेटा। हम आपको GD के लिए भी मॉडल पेपर देंगे, हम आपको क्लर्क के लिए भी देंगे, हम टेक्निकल के लिए भी देंगे, और हम नर्सिंग के लिए भी देंगे। सेपरेट हर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर्स हम आपके लिए लेके आएंगे। और स्पेशली ये मॉडल पेपर देने का केवल एक उद्देश्य है कि एग्जाम से पहले एग्जाम के रियल फीलिंग से आप रूबरू हो सके। और मैं कहना चाहता हूं देश के सारे आर्मी सोल्जर एंट्री की प्रिपरेशन करने वाले यार, दौड़ तो लाखों रहे हैं, बट रिटर्न की सफलता बहुत कम लोगों की है। और रिटर्न की सफलता दिलाने के लिए देश में केवल एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस। तो मैं कहना चाहता हूं यार, दौड़ कहीं से लगा लो, घर से लगा लो, मैदान से लगा लो, कहीं से लगा लो और दौड़ निकाल लो यार। उसके बाद देश में कहीं भटकना नहीं है, बल्कि सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सबको खड़ा होना है, और वो है आपका मेजर कल्सी परिवार। तो बिल्कुल मैंने MKC से शुरू कर दिया है आर्मी सोल्जर एंट्री के लिए स्पेशल ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। 1 जुलाई से बिल्कुल वेल अपग्रेड हम चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट पैटर्न पे आपको क्लासेस दे रहे हैं। बेहतरीन मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि MKC पब्लिकेशन के माध्यम से अप टू द मार्क सोल्जर एंट्री के लिए मटेरियल हमने बना रखा है, जहां आपके अर्थमेटिक, जहां आपके रीजनिंग, जहां आपकी GK, जहां आपके साइंस, हर सेगमेंट और क्लर्क वाले स्पेशली आपके इंग्लिश की बुक हमने डिजाइन कर रखी है केवल एक उद्देश्य से बेटा कि आपको मटेरियल को लेकर चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े, और वो सटीक क्वेश्चन आप पाएं जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता का बिल्कुल सबसे अहम कारण बने। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन और हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से, जो आपको देगा एक बेहतर मौका। तो बिल्कुल नए जोश, नए जज्बे के साथ लग जाओ। हम बैक टू बैक आपके लिए मॉडल पेपर देंगे, और इन मॉडल पेपर्स का लास्ट टाइम बिल्कुल प्रिपरेशन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मॉडल पेपर। थैंक यू। जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थमेटिक यानी मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस। सो गाइज, हम इन 15 क्वेश्चंस इस प्रकार के लाए हैं आपके लिए, आपके इस मॉडल पेपर में, कि जो कि आपके एग्जाम के टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। नो डाउट आप इस वीडियो से कहीं ना कहीं अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी और साथ ही साथ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट भी आप पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि x बराबर y बराबर 2z तथा x y z इज इक्वल टू 864 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। बच्चों यहाँ पे हम एक बात समझ गए हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालने के लिए हमें x y z का मान पता होना बहुत जरूरी है। यदि x y z का मान अगर आप निकालना चाहें तो देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, x बराबर y बराबर 2z जब भी इस प्रकार का रिलेशनशिप मिले तो जान जाइएगा ये इनवर्स रेशियो का रिलेशनशिप होता है, इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी x y z का अगर हमें अनुपात निकालना हो तो हम x का अनुपात निकालने के लिए y, देखो इसके मदद से हम x y और z का अनुपात निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे? x y और z का। तो बच्चों x वाली वैल्यू निकालने के लिए y और z के कॉफिशिएंट यानी गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, y का रेशियो निकालने के लिए x और z के गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर z का रेशियो निकालना है तो हम x और y के गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों 2:1। अगर हम यहाँ पे देखें x इंटू वाई इंटू जेड है, यानी कि अगर मैं इसको 2a ले लूँ, y को 2a ले लूँ और z को a ले लूँ, इसका गुणा करूँगा 864 आएगा। यानी कि 2 दूना 4 से मैं भाग दूंगा तो ये बच्चों 216 आएगा। कितना आएगा? 216। a क्यूब बराबर अगर 216 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस बात को समझ गए होंगे a बराबर 6 होगा, क्योंकि क्यूब को हटाने से हमारा दाहिने तरफ घनमूल का साइन बनेगा। तो 216 का घनमूल यानी क्यूब रूट होता है 6। तो बच्चों a का मान अगर 6 आया तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2 छक्के 12, यहाँ भी y का मान 12 और z का मान हो जाएगा 6।
z का मान कितना हो जाएगा 6। अब हम बात करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की। तो x प्लस वाई प्लस जेड की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 12 12 24 24 और 6 30, 24 6 30, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 23। आइए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके पास कुछ संख्याएं पड़ी हुई हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर संख्या होगी। दशमलव की संख्या है, जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों, हम जब भी बात करते हैं अगर दशमलव वाली संख्याओं को अगर आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो, सबसे आसान तरीका है कि इनके दशमलव के अंकों को समान बना लिया करिए। यानी सबसे अधिकतम दशमलव अंक 3 अंकों पर दिखाई दे रहा है, तो बेटे इसे भी 3 अंक पे बना लीजिए, इसे भी 3 अंकों पे बना लीजिए, इसे भी 3 अंकों पे। अब देखिए, अब सबसे पहला नंबर पे तो यही आएगा, क्योंकि ये जीरो दशमलव से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 से भी छोटी संख्या है, बाकी सभी संख्याएं 7 से बड़ी हैं, तो पहले स्थान पे ही आएगा। अब दूसरे स्थान पे, अब देखो जब सभी में 7 7 कॉमन है तो दशमलव के बाईं तरफ आप ध्यान मत दीजिए, आप दाहिनी तरफ देखिए। बेटे ये है 070, ये है 700, ये है 707 और ये 007 है, तो 007 इन सब में, इन चारों में सबसे छोटी है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 7.07, 7.07, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत आसान सवाल था, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सावधानी से करिए, बस इतना ही आपके लिए इसमें मेरा सजेशन होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें मैं बहुत स्पेशल आपको बताऊंगा कि आप तभी सीख पाएंगे, इसको आप खुद से भी कर सकते थे, बट हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आसान प्रश्नों में हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, वरना जल्दबाजी में ही हमारे अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या बतानी है। बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। जब भी समान संख्या की बात करें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, यानी कि 10, 12 और 15, 10, 12 और 24, 10, 12 और 24 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। 10, 12, 24 निकालिए एलसीएम। 2 से भाग देंगे बेटा 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। फिर से 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 5, 3 और 3। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है ये। 3 से भाग देंगे 5, 1, 1। फिर 5 से भाग देंगे, सारी संख्याएं जब 1 होती हैं तो छोड़ देते हैं। इनका गुणा कर लीजिए बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पंचे 120, यानी एलसीएम 120 आ गया। बच्चों एलसीएम 120 का मतलब जानते हैं? क्वेश्चन कह रहा है ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 15, 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यानी कि अगर हर एक पैकेट में जो ए प्रकार का जो ब्रांड ए का पेन है उसमें 10 पेन एक पैकेट में है, ब्रांड बी का जो पेन है उसमें 12 पेन एक पैकेट में है, और जो ब्रांड सी वाला पेन है उसमें एक पैकेट में 24 पेन है। अब सभी समान संख्या में तीनों पेनों को खरीदना है, तो एलसीएम 120 आया। यानी कि 120 हमने एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि हर तीनों प्रकार के पेनों की संख्या अगर 120 हम खरीद ले तो हमारी तीनों प्रकार के पेनों की संख्या बराबर हो जाएगी। अब एलसीएम लेने से यही पता चलता है कि एलसीएम ये जो 120 है ये 10 से भी विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा और 24 से भी विभाजित होगा। तो अगर हम 10 पेन वाले पैकेट को अगर हम 120, अगर ध्यान देना 10 पेन, जो एक पैकेट में 10 पेन है, अगर 120 पेन खरीदना होगा तो बच्चे मुझे 12 पैकेट खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 120 में आप 10 का भाग देंगे तो आएगा 12 पैकेट हुआ ब्रांड ए का। 12 से 120 में भाग देंगे तो 10 आएगा, ये 10 पैकेट हुआ ब्रांड बी का। समझते रहिएगा, एक पैकेट में अगर 12 आया तो 120 कितने पैकेट में आएंगे? 120 में 12 का भाग दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पैकेट आपको पता चल जाएगा। 24 से भाग देंगे बच्चों 5 आएगा, यानी कि ब्रांड ए का 12 पैकेट होगा, ब्रांड बी का 10 पैकेट होगा, ब्रांड सी का 5 पैकेट, यानी कि ये टोटल 27 पैकेट हुआ। मिनिमम संख्या यही होगी 27 पैकेट अगर आपके पास होंगे, 27 पैकेट अगर आप खरीदेंगे, वो भी इस प्रकार से ब्रांड ए का 12, ब्रांड बी का 10 और ब्रांड सी का 5, तभी जाकर के 120 पेन होंगे।
समझ में आई बात? अर्थात आपका उत्तर होगा 27 पैकेट आपको परचेज करना पड़ेगा। चलो बच्चों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। 113 से 159 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, जब भी इस प्रकार की संख्याओं के औसत की बात करें तो हमेशा याद रखना a+l/2 दिस इज द एवरेज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। गाइज a+l/2 एवरेज है, औसत है, यानी a का मतलब है प्रथम संख्या 113, बच्चों अंतिम संख्या है यल यानी 159। इन दोनों को आप जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं 9 3 12, 5 1 6 1 7 और 1 1 2, 272 में 2 का भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 136 आएगा, यानी इसका औसत हो जाएगा डी, इसका औसत हो जाएगा डी। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। एक विक्रेता ने एक मशीन को 27,500 रुपये में बेचने का निर्णय लिया। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्नों के आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। यदि वह मशीन को 10% कम दाम पर भी खरीदा बेचता तो भी उसे 10% का लाभ होता। मतलब ये हुआ कि 27,500 रुपये की कोई वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। अब समस्या ये है कि अगर इसको 10% कम दाम पर बेचे, यानी कि इसका 90% अगर ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाए, तब भी ये 110% होगा, तब भी ये हमारा सीपी का 110% होगा। सीपी का कितना होगा बच्चे? 110% होगा। अब आप देखिए 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ध्यान देना बेटे। अब 11 से भाग दोगे यहाँ पे, 11 दूना 22, 11 पंचे 25, ये हो जाएगा 2500। तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 2500 में 9 का गुणा करोगे तो 25 9 225 होता है, 1 0 2 0, 22,500 रुपया। 22,500 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इस वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। आइए हम बात करते हैं सेकंड। जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चन झटके में नहीं समझ में आया है, प्लीज वह वीडियो को दोबारा देखें पॉज करके, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए देखो, कहता है यदि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2300 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर आप चाहें तो SI बराबर PRT/100 से इसको लगा सकते हैं। अगर आप परसेंटेज से लगाएं, चलिए मैं दोनों से लगा देता हूं। मेथड नंबर 1, SI = PRT/100। बच्चों PRT/100 कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। कोई धन यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? कोई धन यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? मिश्र धन की। तो SI बराबर ये होता है। तो अगर हम अमाउंट की वैल्यू लिखें तो अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी P और प्लस SI। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा P प्लस, ठीक है। अब SI बराबर होता है PRT/100, तो PR की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 3/100 और इस अमाउंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2300 लिखेंगे। 2300 बराबर, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100p और ये 15p, 115p, 115p/100। मेरे भाई अगर 115 से भाग दोगे ना, 115 से भाग दोगे ना इस क्वेश्चन में, तो ये सीधे आएगा 20। कितना आएगा? 20 आएगा। और p का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 2000। ये तो हमने मेथड नंबर 1 आपको डिस्कस किया, जो कि फुल टू बेसिक था। जनरली बच्चे इसी मेथड से पढ़े रहते हैं, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब आइए हम आपको बताते हैं परसेंटेज से। बेटो देखो, ये सेकंडों में क्वेश्चन होगा, ये ध्यान से देखना। बच्चे एक बात बताओ मुझे, पहले तो ये बात मुझे बताओ कि मूलधन को अगर मुझे परसेंटेज में काउंट करना हो तो कितना होता है? अगर जिसे नहीं मालूम है याद रख ले, हमेशा मूलधन को 100% माना जाता है। कितना माना जाता है बच्चे? 100% माना जाता है। अगर 100% में हम अगर 10%, मैं बोलूँ 110%, अगर बच्चे मैं 110% बोलूँ तो तुरंत जान लेना कि मैं मिश्रधन की बात कर रहा हूँ, यानी 10% ब्याज है। अच्छा, अगर 5% वार्षिक साधारण ब्याज है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 5 तिहाई 15% ब्याज मिलेगा, 100% मूलधन होगा, 115% पूरा का पूरा मिश्रधन हो जाएगा। 115% बराबर हो जाएगा 2300 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है मूलधन, तो हमें निकालना 100%। 1% की बात आप करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 115 से भाग दे दोगे 20 आएगा। अगर मैं 100% की बात करूं तो बच्चे ये हो जाएगा 2000, यानी कि 100 में अगर मैं 20 का गुणा करूंगा तो मूलधन आपका आ जाएगा 2000। यानी एक लाइन का सवाल है। बस समस्या इस बात की है कि जो बच्चा जिस मेथड से समझ पाए, अगर आपको यह मेथड अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो करिए, इसको आप ट्राई करिए, कोशिश करने सवाल को लगाने के लिए बहुत आसान होता है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक गाय को 10 मीटर भुजाओं वाले एक समत्रिभुजाकार मैदान में चरने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी से इसके एक शीर्ष पर बांध दिया गया है। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। ये है क्वेश्चन, ये इस तरह का एक खेत है, जमीन है। यहाँ पे देखो बेटे, ये समत्रिभुजाकार यानी कि जो है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के आकार का एक खेत है। बेटे यहाँ पे 7 मीटर रस्सी से गाय बांधी गई है, ये 7 मीटर रस्सी से गाय बांधी गई है। तो ये गाय जो है जो चरेगी ना, ये वाली गाय इस वाले भाग को चरेगी, ये वाली गाय इस वाले भाग को चरेगी, ये वाली गाय इस वाले भाग के चरेगी। अगर 3 गाय बांधी जाएंगी तीनों कोनों पे तब। तो क्वेश्चन में कहता है एक गाय को 10 मीटर भुजाओं वाले एक समत्रिभुजाकार मैदान में चरने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी से इसके एक शीर्ष पर बांध दिया। तो एक शीर्ष की बात कर रहा है, एक शीर्ष की बात कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पे नहीं, हम तो आपको बस एग्जांपल समझा रहे थे। बस आप समझो कि यहाँ पे ये गाय बंधी हुई है, ये गाय बंधी हुई है। अब ये जो है 7 मीटर। मेरे भाई अगर आपको ये बात पता हो तो ये देखो त्रिज्यखंड बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? त्रिज्यखंड बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि इतना ही एरिया वह गाय चर पाएगी। और बेटे आप जानते हो कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो बच्चों पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी कि वहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, ये देखिए 7 है, ये पूरा ये आपका जो है वृत्त बनेगा। तो 7 गुणा में 7, थीटा यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि एक ही कोने की बात कर रहा है। 60 से काटेंगे 6 आएगा, 7 से 7 काटेंगे, 2 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा 11, 11 से 77, 77/3 मीटर स्क्वायर एरिया वो जो है ग्रेज करेगा। 77 ऑप्शन का भी ये आओ देखते हैं बच्चों, 77/3 मीटर स्क्वायर एरिया वो ग्रेज करेगा, यानी कि वो चरेगा, है ना। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि 4b² + 1/b² = 2 तो 8b³ + 1/b³ की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले तो मैं बच्चों आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले आपको तो ये बात आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर बनाया गया होगा। किसका बनाया होगा? a + b का होल स्क्वायर। जब a + b का होल स्क्वायर बनाया जाता है तो बच्चे ध्यान देना, उसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। और जनरली यह जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो a + 1/a के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। यदि मैं इसका स्क्वायर तोड़ूं तो आपको देखने यहाँ पे मिलेगा a² + 1/a² + 2ab, 2 × a × b की वैल्यू है 1/a, a से a कैंसिल। तो इसके फॉर्मेट में आपको इसको समझना पड़ेगा। यदि अगर ऐसा नहीं रिलेट कर पाए तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको यहाँ पे इसके जैसा रिलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखा है 4b² + 1/b² = 2। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये a² b² यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 2ab यहाँ पे गायब है। क्या है? प्लस 2ab यहाँ पे गायब है, यानी कि प्लस 2ab को पक्षांतर करके यहाँ इसके साथ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था। अब समझो, अब 2ab 2 × a की वैल्यू यहाँ पे 2b रही होगी और b की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी? 1/b रही होगी कि नहीं रही होगी? तो इसका मतलब b से b कैंसिल। अब यहाँ पे बेटे क्या आना चाहिए? 4। अगर मैं यहाँ पे 4 यहाँ प्लस कर दूं और 4 यहाँ प्लस कर दूं, LHS में और RHS में दोनों में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो देखिए क्या कहानी निकल करके आएगी। देखिए क्या कहानी निकल करके आए, ये हो जाएगा बच्चों 2b का होल स्क्वायर, 1/b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2b × 1/b = 6। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। इसी 4 के स्थान में मैं लिखा हूं। मैं आपको इसको इसलिए एक्सपेंड किया हूं कि आपको ये जनरली समझ में आ जाए कि ये बन रहा है 2b + 1/b का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है बच्चे? 2b + 1/b का होल स्क्वायर = 6। और जैसे ही आप यहाँ पे 2b + 1/b की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2b + 1/b = √6। अब हमसे पूछा जा रहा है क्यों। मैं इसको भी शॉर्टकट तरीके से भी बता दूंगा, पहले आप इसको डिटेल में देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं जानबूझ के स्टेप बच्चों लिख रहा हूँ क्योंकि अलजेब्रा चूँकि एडवांस पोर्शन हो जाता है तो एक तो वैसे ही आप जीडी और आर्मी के लिए आप आए हैं, इसका मतलब आपका मैथ पहले से कमज़ोर रहा होगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया से और स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब जब बेटे इसकी वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं। तो दोनों पक्षों का जब क्यूब करेंगे तो देखो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ ऐसे क्यूब, ये अंडरस्टूड है। तो ये हो जाएगा a³ + b³ b यानी 1/b³ प्लस फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब a³ + b³ प्लस
3ab, 3a, a की वैल्यू है 2b और इंटू b की वैल्यू है 1/b इंटू ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √6 आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा √6 इज इक्वल टू, अब इधर का जब क्यूब करेंगे तो बेटे ये हो जाएगा 6√6, क्या हो जाएगा 6√6। अब देखो b से b कैंसिल, ये 6 करड़ी में 6 इधर भी है, 6 करड़ी में 6 उधर भी है, ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये LHS वाला 6√6 उधर जाएगा, 6√6 RHS वाले से माइनस करके 0 बना लेगा, आपका आंसर आएगा 0, आपका आंसर क्या आएगा 0। ये हमने आपको अच्छे समझा दिया। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताना चाहता हूँ ताकि बच्चों आपको इस मॉक टेस्ट का, इस जो है वीडियो को देखने का कुछ फ़ायदा मिल सके। ध्यान से समझिएगा। 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 4 यानी a की वैल्यू देखो यहाँ पे बेटे, यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर बनेगा तो 2ab तो पहले यहाँ पे होता है, 2b यहाँ पे पहले ही होता है, तो आपको तुरंत उसका डबल करना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं बताना ये चाहता हूँ बच्चों, मैं बताना ये चाहता हूँ एक्चुअली में, अगर a, ध्यान से थोड़ा सा समझ ही लो, अब थोड़ा समझ ही लो। देखो पहले जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। a प्लस 1/a इज इक्वल टू, अगर k होता है बच्चों तो a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू होता है k² माइनस 2। ये -2 कहाँ से होता है मालूम है, ये जो 2ab आता है, तो ये 2 ही क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू में देखो कोई कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कॉमन है। जब इन दोनों का कॉफिशिएंट a और a का देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट यानी गुणांक जब बराबर होता है तब यहाँ पे केवल 2 माइनस होता है, यानी यहाँ पे केवल +2 बचता है, यहाँ पे केवल क्या बचता है +2 बचता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे +4 और यहाँ पे +4 कर दें तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप इस बात को समझ गए तब तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ से हम सीधे सीधे लिख देंगे 2b प्लस 1/b इज इक्वल टू, अब ये √6 हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि ये होल स्क्वायर बनेगा और उधर जाके ये स्क्वायर रूट लगेगा ही लगेगा। अब बेटे अगर हम अब जो है इसका होल क्यूब करें, अगर इसका होल क्यूब करें, या फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू अगर k है तो अगर मैं a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालूं तो ये होता है k³ माइनस 3k। क्या होता है k³ माइनस 3k। अब फिर से वही बात, इसका गुणांक देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा यहाँ पे 6k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं 8b³ माइनस प्लस 1/b³ तो बेटे ये √6 का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस ये 6√6 हो जाएगा। बच्चों ये दोनों कैंसिल होकर के आपका आएगा 0। तो बच्चों ये सिर्फ समझ का फेर है, जितना ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे उतना बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। वैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप बढ़िया अगर बेहतर तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाएँ तभी इसको ट्राई करिएगा, वरना बेसिक से यानी पहला मेथड जो था उसको बढ़िया से एकदम सीख लीजिए, एकदम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर लीजिए और वैसे भी आप 15 से 20 सेकंड में उसी से आप कर लेंगे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो बच्चा बिल्कुल शुरू से यानी सारा पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है, जो बढ़िया से नहीं पढ़ा है तो बेटा वो 1 दिन में 2 दिन में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ सीख नहीं पाएगा। ये जो है आप अगर पहले जो बच्चे पढ़े होंगे तो वो बहुत मस्त हो रहे होंगे, उनको पता होगा कि क्या बात है। चलो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इस वीडियो के माध्यम से सिखा पा रहा हूँ। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज के कोण, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3 कोण दिया हुआ है, x का मान बताना है। हर बच्चा जानता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो हमारा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। देखो x और 2x 3x हो जाएगा, 3 और 3 6x, 6x हो गया। अब देखो +5 और -3 बचेगा +2 और +4 यानी +6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 6x का मान निकालोगे तो 6 वहाँ माइनस होगा तो 174 डिग्री आएगा। 6 से भाग दे दो, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 9 54, 29 डिग्री आया। यानी कि x का मान कितना आया बच्चे 29 आया और एक ही झटके में आपका आंसर निकल गया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चे 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो एकदम हलवा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 93% को भिन्न में लिखना है। 93% को अगर भिन्न में लिखना है तो आपको मालूम है प्रतिशत को हटाने से 100% को हटाने के लिए 100 का भाग करना पड़ता है। आपका आंसर होगा 93/100। बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ और भी बता देता हूँ, जब भी प्रतिशत को हटाना पड़ेगा तो 100 से भाग करना, जैसा कि इस प्रश्न में था, लेकिन जब कभी प्रतिशत को लगाना पड़े तो 100 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूँ, अगर मैं कह दूँ कि 1/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। बढ़िया सवाल है, देखने में तो एकदम झटके में लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब लगाने लगोगे तो फिर से एक बार रुकना पड़ेगा आपको। देखो बच्चों, दो पूर्णांकों, ऐसे सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, हिट एंड ट्रायल होते हैं, नंबर बेस्ड होते हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ना मेरे भाई। तो नंबर सिस्टम का पूरा क्वेश्चन जो होता है पूरे वो संख्याओं का खेल होता है। जितना बेहतरीन तरीके से आप नंबर्स के साथ खेलना सीखेंगे उतना ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 24 बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुना में 4, 8 गुना में 3 और 12 गुना में 2। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर ये a का मान और ये b का मान हो जाए, अगर ये a और दो पूर्णांक हो जाए a और b, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे 6 + 4, तो 6 + 4 a + b कह रहा है ना कि उनका योग, उनकी योगफल की बात कर रहा है, वो भी न्यूनतम वैल्यू। तो 6 + 4 बराबर 10, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, और ये हो जाएगा 8 + 3 बराबर 11, और यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 12 + 2 बराबर 14। एक गुणनफल और बनेगा यहाँ पे 24 गुणा में 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24 + 1 बराबर 25। तो बेटे अगर अधिकतम मान पूछता तो आपका आंसर होता 25, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो आपका होगा 10, यानी आपका आंसर होगा डी। आपका आंसर होगा डी। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है आपको, इसका सरलीकृत मान बताना है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप नोटिस कर लीजिए। देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन, इन सब प्रश्नों को सीधे सॉल्व किया करिए। 1 - 1/3 है तो बेटे इसे सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा गुणा, आगे देखोगे 3/4 आएगा। अब देखो ये अपने आप आसान हो गया, अपने आप आसान हो गया, 4/5, 5/6, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। देखो ये आपका 99/100 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये 99/100। आप देख रहे होंगे 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, यानी पहली वाले भिन्न का हर कट रहा है और आगे वाले भिन्न का अंश कट रहा है। इसीलिए आपका ये आगे वाला भिन्न है तो इसका अंश कटेगा, इसके पहले 99 होगा तो हर कटेगा, यानी कि 2/50 आपका आंसर आएगा। 2/100 आपका बचेगा, यहाँ पे 2/100 बचेगा, 2 से भाग दोगे तो 1/50 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1/50 मेरे प्यारे भाई, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात यहाँ से समझ में आई। अच्छा एक तरीका मैं और भी आपको बता दे रहा हूँ। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इसके लिए ट्रिक आप याद रख लीजिए, इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिएगा। आप केवल a/l करेंगे। क्या करेंगे? a/l। a क्या है बच्चों? a क्या है? हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, इसका अंश लेंगे, और दूसरे वाले को सॉल्व करके इसका हर ले लेंगे। तो पहले वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आएगा, तो बेटे इसका अंश यानी 2 हम ले लेंगे, और यहाँ पे तो 100 दिख ही रहा है तो सीधे 100 ले लीजिए और इसको काटेंगे तो 1/50 सेकेंड्स में आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड्स में आपका आंसर हो जाएगा, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके खाली हो जाएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना यानी 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y के कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए जैसा कह रहा है वैसे करिए। y के 1/4 यानी 1/4 के 30% यानी 30/100 का 2.5 गुना यानी 2.5 गुना कर दीजिए बराबर है x के आधे का 25% यानी 25/100। अब 25 से काटेंगे 4 आएगा, 0 से 0 कटेगा। अब बच्चों एक बात यहाँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से दशमलव हटा दें तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, इस 5 से काटोगे 5 दूना 10। देखो ये 2 से 2 कटेगा और 4 से 4 कटेगा, यानी कि y गुणा में 3/2 बराबर x आएगा। अब y बटे में x अगर हम निकालें, y बटे में x हो जाएगा 3/2, यानी y का मान अगर हम 3 ले लें और x का मान 2 ले लें तो आपसे पूछ रहा है कि x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। x y से, तो x जो है y से तो कम है, यानी 1 कम है ना, 1 की कमी है। x y से 1 कम है, 1 कम है, तो कमी प्रतिशत निकाल लीजिए। तो बच्चों कमी प्रतिशत आपका हो जाएगा x डिफरेंस y बटे में y। कंपेयर y से करा जा रहा है, जिससे कंपेयर करा जाता है वो नीचे रखा जाता है, ध्यान रखना, गुणा में 100। तो बेटे ये हो जाएगा 1 बटे में 3 और गुणा में 100। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 33/1/3% कम होगा, 33/1/3% कम होगा। देखो x y से क्या है, कम है,
y से यानी 3 से 1 कम है, तो 1/3 का 1/3 यानी कि 33 है 1/3% कम होगा। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होने लगता है, वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। बढ़िया सवाल है बच्चों। वस्तु का विक्रय मूल्य SP1 SP2, अगर शुरू में हम 100 ले लें और इसको डबल कर दें 200, ये हानि वाला विक्रय मूल्य है, ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है, इन्हीं दोनों के बीच में क्रय मूल्य होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब लाभ और हानि दोनों बराबर होते हैं और दो विक्रय मूल्य पता हो तो सीपी निकालने के लिए बच्चों दोनों को जोड़ के आधा कर दिया करिए। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 100 और 200 जोड़ देंगे 300, 300 में आधा कर देंगे तो 150 आएगा। अब आप बताइए हानि प्रतिशत। 150 में 50 की हानि होती है, 150 में 50 की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है बच्चों हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। 50 में 150 होता है, 100/3 यानी 33 सही 1/3% की हानि होगी। मेरे प्यारे बच्चों 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2 वर्षों के लिए 8% है वह 8 अच्छा प्रति वर्ष है, प्रतिशत नहीं है, हाँ प्रतिशत ही होगा, ठीक है प्रतिशत ही है, इसमें प्रतिशत ही होगा क्योंकि ये आर की बात कर रहा है। 2 वर्षों के लिए 8% वर्ष की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से ₹1 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है ₹48। वो कितना है? ₹48। कितना है बच्चों? यहाँ देखिए लिखा है ना 8%, ₹48 है। यक्स का मूल्य बताइए। तो 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है D = P × R²/100²। इसको याद कर ले प्यारे बच्चों, ये फार्मूला है, बहुत बढ़िया फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू रखिए आपका आंसर आएगा। D यानी 48, P कह रहा है निकालना है यानी ₹1 हो जाएगा, R यानी 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा में 100। तो बच्चों 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 25। 16 से चाहे तो आप 48 को काट सकते हैं, 16 × 48। अब जब x का मान निकालेंगे तो ये 2500 है, 2500 में 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो ये 7500 रुपये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपका जो मूलधन होगा वो कितना होगा? वो होगा 7500 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इस क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए होंगे। सो ठीक है, आप लोग इसी तरह से खूब मेहनत करिए और बढ़िया सवालों को लगाइए, अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ट्रिक्स को सीखिए जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुनिया भर का ट्रिक्स सीख लो और एग्जाम में को आए ही ना, तो वही सीखिए जो एग्जाम में आए, जिनकी आने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर करेंगे और मैं जितने क्वेश्चंस लाया हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? दूरी की होती है, समय की होती है, प्रकाश की तीव्रता की होती है कि द्रव्यमान की होती है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मास। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसे तो एक बात को समझिएगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष किसका होता है बेटा? दूरी की इकाई होती है। ठीक है, हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे अगर हमें प्रकाश वर्ष की दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है ये हमें पता होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गुणे एक वर्ष में कितना समय होता है बेटा? 365 दिन होते हैं। ठीक है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो सेकंड कट जाएगा, क्या आएगा? सिर्फ मीटर, यानी कि किसका मात्रा है, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा अगला प्रश्न ये दिया हुआ है कि यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? इफ अ मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लैनेट आर डबल देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस विल बिकम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1/4, 1/2, डबल एंड 4 टाइम्स। 1/4, आधा, 2 गुना और 4 गुना। बहुत सिंपल सा सवाल है, कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहली बात तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r²।
ठीक है, पृथ्वी की बात हो रही है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले द्रव्यमान क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं और त्रिज्या को भी 2 गुना कर रहे हैं। तो मान लीजिए जी डैश हो गया, नया गुरुत्व त्वरण, नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी। मास क्या हो गया, 2 गुना हो गया। मास अगर 2 गुना हो गया यानी क्या आ गया, 2m आ जाएगा। त्रिज्या क्या है, डबल है। अगर त्रिज्या डबल बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 2r का स्क्वायर होगा। क्या यहाँ तक चीज समझ में आती है बेटा? 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। अगर 2 का वर्ग यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, देखिए इसे ऐसे ले सकते हैं, 2gm बटे 4r स्क्वायर, 2 दूनी 4 और gm बटे r स्क्वायर g हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे g डैश बराबर क्या होगा, g/2 होगा, यानी पहले से आधा हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर बी पार्ट होगा। बात समझ में आ रही? आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ताप युग्म उपकरण से मापते हैं। थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस से क्या मापा जाता है? बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज आते हैं, तो याद रखेंगे थर्मोकपल की डिवाइस यानी ताप युग्म उपकरण से हम लोग तापमान को मापते हैं। किससे मापते हैं, किसको मापते हैं? तापमान को मापते हैं। इसका भी उत्तर क्या आएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है ये। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक सरल लोलक की आवर्त काल लंबाई √L के अनुसार किस प्रकार बदलता है? देखिए, सरल लोलक की सबसे पहली बात तो आपको आवर्त काल का सूत्र पता होना चाहिए। तो सरल लोलक का आवर्त काल का सूत्र क्या होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो T बराबर क्या होगा दोस्तों, 2π √L/g। देखिए g नियत रहेगा, 2π नियत रहेगा, तो आवर्त काल किस पे निर्भर कर रहा है, √L पर निर्भर कर रहा है। तो अगर आवर्त काल √L पे निर्भर कर रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा, ए पार्ट। क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आती है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक चिंपैंजी बैठी हुई अवस्था में झूला झूल रहा है। ठीक है, जब ये एकाएक खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, आवर्तकाल घट जाता है, आवर्तकाल अनंत हो जाता है, आवर्तकाल वही रहता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, अ चिंपैंजी स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन व्हेन इट सडनली स्टैंड अप। ऑप्शंस आर द टाइम पीरियड विल डिक्रीजेस, the time period will be infinite, the time period will be remain the same and the time period will increase. Okay, तो सवाल को समझिएगा, सवाल काफ़ी अच्छा है ये। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक मंकी है जो एक झूला झूल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक झूला मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक मंकी है जो झूला झूल रहा है। ठीक है, तो अगर झूला झूल रहा है तो उसकी लंबाई ये है। अब बात समझिएगा कि लंबाई क्या होती है। लंबाई हम लोग लेते हैं उस वस्तु की या उस ऑब्जेक्ट की द्रव्यमान केंद्र से। ठीक है, तो यानी इसका द्रव्यमान केंद्र समय यहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो समय लंबाई L है। बात समझिएगा, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होता है। अब जब वो एकाएक खड़ा हो गया तो मान लीजिए फिर एक झूला बनाइए। ठीक है, अब वो खड़ा हो गया तो यानी लंबाई उसके द्रव्यमान केंद्र से घट जाएगी। लंबाई उसके द्रव्यमान केंद्र से घट जाएगी क्योंकि वो खड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए आप झूला झूल रहे हैं तो हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, तो समय द्रव्यमान केंद्र नीचे है और लंबाई इतनी होगी। ठीक है, और जैसे आप खड़े हो जाओगे द्रव्यमान केंद्र ऊपर हो जाएगा, यानी लंबाई पहले से घट जाएगी। अगर लंबाई पहले से घट जाएगी तो इस सूत्र के हिसाब से आवर्तकाल भी घट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा इसका, ए पार्ट। क्या बात क्लियर होती है? तो आपको क्या याद रखना है इस बिंदु में, इस क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना होगा? हमें इस क्वेश्चन से हमें यह याद रखना होगा कि जो आवर्तकाल में जो लंबाई होती है वो वस्तु से के द्रव्यमान केंद्र से होती है। बात समझ में आ रही है? आवर्तकाल में जो के सूत्र में जो लंबाई होती है वो वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से दूरी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा। हाँ, देखिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा? 1 किलोवाट घंटा। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें बात बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात, तो सवाल तो बहुत आसान है। कैसे? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, पहली बात। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज है, ये तो क्वेश्चन आसान है तो इसका आंसर तो सी तो आ गया, लेकिन एक बात आप और याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटे को ही हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है ना, 4 यूनिट का इतना होता है, 10 यूनिट का इतना होता है, 15 यूनिट में आती है ना बिजली, तो 1 किलोवाट घंटे का मतलब 1 यूनिट होता है। इसे याद हमें रखना होगा। 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या होता है बेटा? 1 यूनिट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है
एक 100 वॉट के विद्युत लैंप को प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक 100 वॉट के विद्युत लैंप को प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा प्रतिदिन ऊर्जा की खपत यूनिट में क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। देखो सबसे पहले यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो इसको किलोवाट घंटे में परिवर्तित अगर हम कर दें, किलोवाट घंटे को परिवर्तित कर दें, आप एक सूत्र याद रखिए, E बराबर W गुणे H बटे 1000। ये हमारी यूनिट में ही आंसर दे देगा। देखिए कितना आंसर आएगा, वॉट मतलब पावर कितनी है, 100 दे रखी है, कितने घंटे यूज होता है भाई, 10 घंटे यूज होता है, बटे 1000। तो कट जाएगा, ये क्या आएगा आंसर, 1 यूनिट आएगा। क्या क्लियर हो गया? ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, E बराबर W गुणे H बटे 1000। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए समतल दर्पण, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है बेटा, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या रहती है, अनंत होती है। यह बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इनफाइनाइट, इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है बेटा, हीरा किसके कारण चमकता है, बहुत अच्छी सी बात है, बहुत सारे बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो हीरा होता है हमारा हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये हीरे का चमकने का मेन कारण है कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या क्लियर है? और क्रांतिक कोण, एक क्रांतिक कोण की बात भाषा भी आपको पता होनी चाहिए कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वही हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो इसका तो आंसर क्या आएगा बेटा, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, सेफ्टी यूज का तार किस धातु का बना होता है, यह हमें बताना है। देखिएगा सवाल बहुत आसान है, एक से देखिए, सेफ्टी यूज का तार किस धातु का बना होता है। देखिए सेफ्टी यूज यानी का तार की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूज की हमसे बात की जा रही है। देखिए सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। फ्यूज का मतलब क्या होता है, फ्यूज का मतलब होता है हमारा वो विद्युत उपकरण बचाने के काम आ जाए। कैसे बचाने के काम आ जाएगा, मान लीजिए तरंग बहुत ज़्यादा आ गई है, मान लीजिए जो वेग है उसका धारा का, विद्युत धारा का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करंट अगर आ गई है तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ये होगा कि जो हमारा फ्यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब वो जल्दी से मेल्ट होकर हट जाता है, टूट जाता है, और जैसे टूट जाता है तो हमारा विद्युत उपकरण बच जाता है, यानी उसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी दे रखा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटा। R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। क्या तक बात क्लियर हो गई? तो बेटा इन क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल, मतलब कौन से प्लांट सेल टिश्यू में डेड सेल पाई जाती हैं। तो यहाँ पे तो जब आप देखते हैं तो एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये जो तीनों सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है, डेड होती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है, डेड होती है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो कोलेनकाइमा होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोलेनकाइमा को जब आप बताते हैं तो ये क्या होती हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या कहलाएंगी, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहलाती हैं। और जो स्क्लेरेन्काइमा होती हैं ये क्या कहती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। ठीक,
क्लियर हो गया। इसी को हिंदी में कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बताया गया ये तीनों क्या होती हैं, जीवित होती हैं। क्या होती हैं, जीवित होती हैं। और ये क्या होती है, मृत होती हैं। क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू, यानी मृत। मैकेनिकल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक। ठीक है, ऊतक यानी मृत यांत्रिक ऊतक कहलाएगा। और ये क्या होगा, कोलेनकाइमा को हम क्या बोलेंगे, जीवित। क्या बोलेंगे उसको, जीवित। ठीक है, तो जीवित यांत्रिक ऊतक के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जीवित आपका यांत्रिक ऊतक हो गया। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, क्या है कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो जब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर किसी वहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मीन्स किसी तन विलयन से शांत विलयन की ओर चयनात्मक रूप से पारगम झिल्ली से के जल का वास्तविक संचलन क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। तो देखिए क्या होता है, एक डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको विसरण कहते हैं। और विसरण में क्या होगा कि कोई भी पदार्थ होगा उसका जो मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस में भी यहाँ पे भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट पाया जाता है। यहाँ पे वाटर मूव करेगा। ठीक है, किधर से, हाई से किधर की तरफ, लो की तरफ। ठीक है, यानी वाटर हाई वाटर से लो वाटर जिधर होगा उधर जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, जहाँ पे तनु विलयन होगा या लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, तनु विलयन। ठीक है, तो जो तनु विलयन होगा तो उसमें वाटर क्या होगा, ज्यादा होता है, तो वहां से इधर की तरफ जाएगा, तो वो ऑस्मोसिस होगा। किसके थ्रू जाएगा, चयनात्मक झिल्ली के थ्रू जाएगा। तो दैट इज क्या कहला दिया, वो आपका ऑस्मोसिस हो गया, या हिंदी में आप क्या बोलेंगे, परासरण कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अमीबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अमीबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो अमीबिक डायसेंट्री होता है। ठीक है, तो यानी डायसेंट्री अमीबा के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो जो अमीबिक डायसेंट्री होता है वो किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक वहां पे अमीबा पाया जाता है, और जिसके कारण अमीबिक डायसेंट्री नामक डिजीज होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे और जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब आप पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, मलेरिया होता है। कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, मलेरिया होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से याद रखिएगा। और टीनिया सोलियम से क्या होगा, इससे एक डिजीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीनिएसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, टीनिएसिस बीमारी होती है। ठीक है, बाकी अमीबा प्रोटियस ये सिंपल सा है, इससे कोई डिजीज आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अमीबिक पेचिस जो रोग होता है किसके द्वारा होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या हो गया, मलेरिया हो जाएगा, ये हो गया। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड का बी राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि oogenesis इज ए प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यानी oogenesis इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए, तो एक क्या होता है कि oogenesis पूछा जा रहा है। तो oogenesis क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस चलता है। कौन सा प्रोसेस चलता है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मक जनन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। क्या कहलाएगा, गैमिट का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट वो क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब ये जो टू टाइप्स के होते हैं, एक क्या होगा, oogenesis होता है। क्या होगा, एक oogenesis होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है,
एक oogenesis, एक spermatogenesis। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी जब एग का फॉर्मेशन होगा, किसका होगा? फॉर्मेशन ऑफ एग कह लीजिए या ओवा कह लीजिए, यानी एग अथवा ओवा जब बनती है तो oogenesis कहलाएगी। और जब स्पर्म का निर्माण होता है, क्या बनता है? स्पर्म बनता है, तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यानी स्पर्म जब बनेगा तो प्रोसेस क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, याद रखिएगा। और इसका मतलब राइट आंसर बी हो गया, यानी डिंबाणु जनन की प्रक्रिया को, तो डिंबाणु जनन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में oogenesis कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी में जाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु, यानी अंडाणु के जब बनने की प्रक्रिया होगी तो क्या कहलाएगी आपकी? oogenesis। अंडाणु कह लीजिए या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओवा कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यानी अंडाणु या ओवा के बनने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपका ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इंग्लिश के वर्जन में बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में आप देखेंगे तो ये सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो हमारी स्किन में वो बनता है। तो हमारी स्किन में आपको पता है कि विटामिन डी बनता है। कौन सा बनता है? विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है। तो ये विटामिन डी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो ये क्या होता है कि इसके कैरोट यानी गाजर इसका सोर्स है। केमिकल नेम इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। बी क्या होता है? मेनी टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। B1 है, B2, ये सबके। सी आपका क्या है कि जो आपके खट्टे फल्स होते हैं, कैसे फल? खट्टे फल्स होते हैं, यानी सोर फ्रूट्स में विटामिन सी, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्लियर हो गया? इतना जानने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपको 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो 6 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो 6 क्वेश्चन क्या है? द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स अकर, यानी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पाया जाता है? तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। यानी राइट आंसर छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाता है, यानी यहाँ पे पाचन भी पूरा हो जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाएगा छोटी आंत में। और डाइजेशन के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण भी हो जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर के रूप में। ठीक है, तो आप इसी तरीके से मेहनत करिए आपके एग्जाम के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। A very good morning to all of you. You are most welcome at the Major Kalsi classes. आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैक टू बैक कंटिन्यूअसली मेजर कल्सी परिवार आपके लिए मॉडल सैंपल पेपर्स लेकर के आ रहा है। ये गारंटी इंश्योर करता हूं, इस बात को मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में जाएं तो फोकस करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा ओवरऑल किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स को लेकर के, हर ईच एंड इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को ध्यान दिया गया। इंडिया में काफी ट्विटर में ट्रेंड में रहा तो उससे से भी क्वेश्चंस हमने लिए। जो चीजें वर्तमान समय में ट्रेंड में है उनसे क्वेश्चंस मैंने पुट अप किया। चल अब फर्दर अगर मैं बात करता हूं, हु इज द सीईओ ऑफ द ट्विटर, यहां पे पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शंस है जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, बिग स्टोन और नूह ग्लास। ओवरऑल अगर इनकी हम बातें करते हैं तो आपको बता दूं जो ट्विटर के सीईओ हैं वो करंटली अगर उसकी बात करी जाए तो ये है जैक डॉर्सी। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए द पर्सन इन्वॉल्व इन द फाउंडिंग्स ऑफ द ट्विटर, तो जो चारों नाम दिए गए हैं जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, बिग स्टोन एंड नूह ग्लास, ये चारों ट्विटर के फाउंडेशन में
इन्वॉल्व थे, तो यानी कि चारों ऑप्शंस अगर पूछा जाता फाउंडर में तो चारों होते, दो का किसी का एक का पूछ लेता तो आपको पता चल गया कि ट्विटर के बारे में। अभी जो है वर्तमान समय में ट्विटर और काफी, अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट में, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और ट्विटर ने अपने एक अधिकारी को अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया है, जन शिकायत अधिकारी जिसे कह सकते हैं आप। तो इस चीजें ये इंपॉर्टेंट है, करंट में है न्यूज में, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन को ऐड ऑन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, द जापानीज कॉल देयर कंट्री एज निप्पन, लैंड ऑफ गोल्डन पेगोंडा, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ लैक्स। जापानीज अपनी कंट्री को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य का देश, उगते हुए सूरज का देश, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एक्चुअल में इसका मतलब ही होता है निप्पन का, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोंडा म्यांमार को कहा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित काफी यहाँ पे पेगोंडास का निर्माण किया गया है, ठीक है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स जो है थाईलैंड को कहा जाता है और लैंड ऑफ लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है 2 का ए होगा। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा, द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, तो यूएसए विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्लियर टू एवरीवन? अब आइए फर्दर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। कैपिटल ऑफ स्वीडन, ट्रिपल सी कैपिटल करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्री कैपिटल करेंसी और उसकी पार्लियामेंट्स का नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सेक्शन से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कैपिटल ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन। और पुर्तगाल की क्या है? लिस्बन। इजिप्ट की क्या है बेटा? कैरो। तो राइट आंसर क्या होगा कैपिटल ऑफ स्वीडन की? स्टॉकहोम। क्लियर टू एवरीवन? तो क्वेश्चंस इस प्रकार से कैपिटल करेंसी से भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमम अमूमन जो नंबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, जिनसे भारत का रिलेशन अच्छा रहा है, वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड में कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल करेंसी आपको ट्रिपल सी याद होनी चाहिए। इसकी मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दूंगा। चल आगे मूव ऑन करते हैं। पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान, पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान क्या कहा जाता है? डायट है, डायट कहा जाता है। आपको बता दूं तो ए विल बी द राइट आंसर। और मजलिस ईरान की है, नेसेट इजराइल की है। क्लियर हो गई बातें? जहां की बहुत जबरदस्त खुफिया एजेंसी जिसको नौसाद कहा जाता है, मोशा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? चल अभी अगर बात करी जाए तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं यहां पे और बता रहा हूं तो इजराइल के बारे में। इजराइल आप जानते हैं यहूदियों का एकमात्र देश है। इजराइल अभी फिलिस्तीन में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बाद, अगर बात करी जाए नफ्ताली बेनेट। क्लियर हो गई बातें? चल तो ये क्वेश्चन आगे मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। 6वें क्वेश्चन की बात करता हूं, करेंसी ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम की करेंसी की बात करेंगे तो डोंग। क्या है बेटा? डोंग, ठीक है, ये रटा होना चाहिए आपको। कंट्री कैपिटल करेंसी, तो इस करेंसी में मैंने ले। टका कहां की है बेटा? बांग्लादेश की। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 7 हिस्ट्री से लिया गया है और फाउंडेशंस काफी डायनेस्टीज की पूछी जाती है। फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सीमुक था बेटा। कौन था? सीमुक। और शिशुनाग डायनेस्टी का शिशुनाग था। काकमोड़ किस वंश से था? शिशुनाग डायनेस्टी से। वासुदेव कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब ओवरऑल बात करी जाए तो यहां पे आप जान ही रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी की बात हो रही, तो सातवाहन डायनेस्टी ही जो था ये ऐसी डायनेस्टी थी जो मैट्रियार्कल थी, मातृसत्तात्मक थी। आईवीसी भी मातृसत्तात्मक थी, आईवीसी जो सिविलाइजेशन थी, और सातवाहन भी, मतलब जो पुत्र का नाम जुड़ा होता था वो माता के साथ लिया जाता था। तो यानी कि कह सकते हैं आप सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सीमुक। क्लियर हो गई बातें? चल अब आगे बात करते हैं, हु इज द सीएजी ऑफ इंडिया। हु इज द सीएजी ऑफ इंडिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बेटा रोज इनिशियली। तो अगर बात करी जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया है 65/6, सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक के बीच में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में सीएजी कौन है? अगर बात करी जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव, ठीक है। अगर बात करी जाए सुशील चंद्रा जी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। रोज बेकर का है। यूपीएससी के पहले चेयरपर्सन कौन थे? 1926 की बात करी जाए रोज बेकर थे। क्लियर हो गई बातें? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जीसी मुर्मू के बारे में अगर जानना चाहोगे तो ये पहले क्या थे? गवर्नर थे यूटी के, जम्मू एंड कश्मीर के। बाद में क्या बना दिए गए? कैग बना दिए। कैग बनने के लिए आईएएस ऑफिसर होना मैंडेटरी है। इकोनॉमी के फील्ड का 10 साल का एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, इन विच ईयर कैबिनेट मिशन केम टू इन इंडिया। अगर बात करी जाए तो कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। और इस मिशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप जानते हैं पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे 1946, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई, जिसके पहले अस्थायी सदस्य बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य बनाए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चल मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन की ओर। प्लेइंग इट माई वे, दिस इज ऑटोबायोग्राफी। इंडियन क्रिकेटर्स से ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है, वो चाहे शाहिद अफरीदी हो, सौरभ गांगुली हो ना। A century not enough is written by the autobiography है सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। क्लियर टू एवरीवन। तो ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं आजकल, बुक्स एंड ऑथर से इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को फोकस करिएगा। आर्टिकल 324 इज बेसिकली एसोसिएटेड टू, आर्टिकल 324 एसोसिएटेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, सीजीए और यूपीएससी। अगर बात करी जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इससे संबंधित अनुच्छेद 24 से लेकर के 324 से लेकर के 329 तक। वर्तमान समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन है? सुशील चंद्रा। जो एज क्राइटेरिया है बेटा वो कितना है? 65/6। क्लियर हो गई। ये इस क्राइटेरिया आपको रिकॉल रखना है। शुड बी एन आईएएस ऑफिसर, ये आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है। कैग से 148 है और यूपीएससी चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 315 से स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है संविधान के भाग 14 में किसके बारे में बताया गया? संविधान के भाग 14 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। अगर बात करी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान के 15वें भाग में बताया गया है। ठीक है। चल मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में बहुत टफ नहीं आते हैं और इस तरीके से रिकॉल भी कर सकते हैं। रेफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पे गया, देखिए रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ट्रिक है आपको, रेफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पे गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। 11वां भाग है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, 12वां फाइनेंस एंड सूट्स, 13वां ट्रेड इन इंडिया, 14वां सर्विसेज ऑफ यूपीएससी, 15वां इलेक्शन कमीशन। ऐसी बहुत सारी चीजें ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस वन। चल अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं। 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एचडीएफसी बैंक? टैगलाइन की बात करता है तो एक बैंक्स के फाउंडेशन उसके के बारे में पूछा जा सकता है, तो मैंने भी क्वेश्चन ले लिया। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, दिस इज द टैगलाइन ऑफ इंडिया। इसी तरीके से एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक का भी आप रिकॉल कर लेना। 13वें क्वेश्चन की बात करता हूं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन ले लिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्लियर टू एवरीवन। आगे मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करता हूं तो आप देख पाएंगे कि 14वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इस प्रकार का क्वेश्चन, अभी सुएज कनाल में एक चाइना का शिप फंस गया था। सुएज कैनाल कंस्ट्रक्टेड इन द विच ईयर अगर मैं बात करता हूं तो सुएज कैनाल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? कंप्लीट की बात कर रहा है तो 1859 में निर्माण कंस्ट्रक्शन कार्य स्टार्ट हुआ था, 1869 में समाप्त हुआ था। 10 वर्ष लगे थे इसको। सुएज कैनाल की अगर मैं बात करता हूं तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। चल 15वां और अंतिम क्वेश्चन, फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही। अगर फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी जाए तो पाकिस्तानी थे जिन्होंने दिया पूरी दुनिया को महबूब उलक। पर कैपिटा इनकम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एलपीजी पॉलिसी का जनक कहा जाता है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 2014 में जापान की सरकार के द्वारा बेस्ट इकोनॉमिक्स का अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने एक थियरी भी दी थी बेटा, उस थियरी का नाम है द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रीम, और एक किताब लिखी थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर टू एवरीवन। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं बैक टू बैक लाता रहूंगा। आपको बता दूं जो भी क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स मैंने टच किए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाने के लिए है और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए साथ फिर मेरे साथ तैयार रहिएगा। सेशन कैसा लगा, जबरदस्त इस क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, दिस इज उत्कर्ष तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी, मेजर कल्चर क्लासेस प्रयागराज। जय हिंद बच्चों। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कोशिश से उसको सेलेक्ट किया है। ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चन को देखिएगा, लगभग उसी तरह से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। ठीक बेटा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स? निम्न में कौन सा पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है सिलिकॉन, सी है चारकोल और डी है फास्फोरस। तो हम लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत है, इसलिए उसको सेलेक्ट किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सबसे सही है, यानी कि ऑप्शन है ग्रेफाइट। ठीक बेटा, तो यानी कि निम्न में से कौन सा पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ पेंसिल? दिस इज ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अधिकतर आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इन ए फायर वर्क द ग्रीन फ्लेम इज ए प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी वजह से बनता है? सोडियम, बेरियम, मरकरी और पोटेशियम। तो याद रखिएगा,
याद रखिएगा क्या रहता है कि सोडियम से हमेशा येलो रंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कॉपर से ब्लू कलर, ये याद रखिएगा कि सोडियम से हमेशा जो प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, येलो कलर रहता है, ठीक है। ब्लू कलर रहता है याद रखिएगा किस में, कॉपर में, ठीक है। और याद रखिएगा कि ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन कलर रहता है किस में, ग्रीन कलर रहता है बेरियम में, ठीक है। तो हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, यानी आतिशबाजी में हरा रंग किसकी वजह से है बनता है। तो इनमें से हम लोगों को मालूम है कि येलो कलर सोडियम से, ब्लू कलर कॉपर से और ग्रीन कलर बेरियम से। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि बेरियम। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एलपीजी कंसिस्ट ऑफ द मेनली, ठीक है, एलपीजी मुख्य गैसें कौन सी हैं, इसमें से कौन सी। पहला है मेथेन, एथेन एंड हेक्सेन, यानी कि सेकंड है एथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, और सी है मेथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, और डी है मेथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो पहली बात तो एलपीजी जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, लेकिन मेन हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, और उसके बाद उसमें कंटेंट होता है मेथेन। यानी कि इस थर्ड क्वेश्चन का एलपीजी में मुख्य गैसों में जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि मेथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। राइट बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, हैवी वाटर इज, यानी कि हैवी वाटर क्या है, भारी जल क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर शुद्ध हिंदी में लिखा मिलेगा तो इसको बोलते हैं भारी जल। तो भारी जल क्या है, क्या फार्मूला है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या PH7 होती है, या रेन वाटर होता है, और या ट्राइटियम ऑक्साइड होता है। तो याद रखिए कि भारी जल में हम लोग हमेशा लेते हैं किसको, D2O को, ठीक है, या कहीं कहीं इस तरह से लिखा रहता है D2O। तो यानी हैवी वाटर हुआ D2O, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक बेटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ, गैल्वेनाइज्ड आयरन में किसकी कोटिंग होती है। पहला ऑप्शन है लेड, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, लेड को यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, यानी कि ये पारा, नेतृत्व भी कहते हैं, और पारा रहता है। बी क्रोमियम, सी जिंक, और डी होता है जस्ता। तो यानी कि इसका सही हम लोग बात करते हैं, जिंक माने जस्ता, वही सही है, टिन नहीं रहता है। तो यानी कि ये गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट में हम लोग यूज़ करते हैं जिंक को, यानी कि उसको रोस्टिंग यानी कि रस्टिंग के बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर जिंक का। ठीक बेटा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप एक नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।